आपका नाम पहलगांव हमले में आ सकता है, आप हमको पैसे दे दो। पवन दुग्गल साहब, ये आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने सुसाइड कर लिया। एडवोकेट, वकील। तो ये ऑनलाइन गेमिंग एक तो गांव-गांव, पंचायतों पर, चौपालों पर बैठे लोग खेल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कानून एक तरफ, व्यवहारिक चीजें एक तरफ। अच्छी चीज है, सरकार बना रही है, इसका स्वागत हम करते हैं, लेकिन व्यवहारिकता में ये चीजें कैसे आएंगी? देखिए, इसलिए आई हैं क्योंकि कोविड-19 ने हम लोगों के जीवन में दो अतुलनीय योगदान दे दिए। कोविड-19 के बाद हम लोग जल्दी डर जाते हैं, जल्दी पैनिकी हो जाते हैं। तो ये डर और पैनिक को ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं साइबर क्रिमिनल्स और आपको टारगेट करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के नए-नए तरीके निपटाते हैं और आजकल तो ऑनलाइन गेम्स इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई हैं, तो गेम्स के साथ कुछ ऑनलाइन फ्रॉड संबंधित स्कैम्स भी करते हैं, ताकि जो जेन्युइन गेमर्स हैं, जेन्युइन बोनाफाइड यूजर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके शिकंजे में फंस जाएं। तो जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं कि साहब ये नई प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं, आपको उनसे बच के रहना चाहिए, तब तक तो लोग लगातार इस कानून की भंवर में फंसते चले जाएंगे। इसमें जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जो वर्तमान कानून है उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है और उसके प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे तो लगता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स को हम अभी तक ना बहुत एक पोले पोले से डील करते आए हैं, उन्हें बहुत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। भाई, आप तो इंटरमीडियरी हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत आपके ऊपर तो कानूनी दायित्व है सेक्शन 79 आईटी एक्ट का कि आप ड्यू डिलिजेंस करेंगे, सावधानी बरतेंगे, ताकि आप जब अपनी ड्यूटीज का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश से सर्विस प्रोवाइडर्स भी पूरी तरीके से आईटी एक्ट और आईटी रूल्स के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं और हम उनके बरखिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम राष्ट्र होने के नाते सर्विस प्रोवाइडर्स के बरखिलाफ भी एक सख्त रवैया अख्तियार करेंगे, तो मैं समझता हूँ एक मैसेज जो है ना वो इकोसिस्टम में जाएगा और अल्टीमेटली उससे इम्पैक्ट में फर्क पड़ेगा। लेकिन समझ लीजिए कि आदतों को बदलना ओवरनाइट मुश्किल है। आज लोगों को आदत लग चुकी है ऑनलाइन गेम्स की, तो पहले तो उन्हें उस लत के बारे में अवगत कराना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि आप ये आप कदम उठाएं ताकि इस लत से, इस आदत के शिकंजे से आप बाहर आ जाएं। तो बहुत लोगों को काम करना है, सरकार अकेले नहीं कर पाएगी। सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन सरकार के साथ सर्विस प्रोवाइडर्स, उपभोक्ता और जितने यूजर्स हैं, आप हैं, हम सब हैं, हम सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस दिशा में, ताकि हम ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभावों से लोगों को बचा सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात पवन दुग्गल साहब ने की है कि भाई सरकारों के ऊपर हर चीज थोपी नहीं जा सकती। सरकार कानून बना सकती है, एक व्यवस्था बना सकती है, लेकिन समाज को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। संभव मैं आपके पास आता हूं। ये जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है या इस तरह की तमाम साइट्स हैं, जिन साइट्स में एक अजीब सी अश्लीलता होती है, आपत्तिजनक हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसका जिक्र अभी पवन दुग्गल साहब कर रहे थे कि आपका जो आईटी एक्ट है वो आईटी एक्ट का उस तरीके से उपयोग होना चाहिए जिस तरीके से दूसरे देश भी कर रहे हैं। ये तमाम साइट्स से ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो विदेशों में बैठे हैं, वो कंपनियां विदेशों की हैं लेकिन भारत को बाजार बना रही हैं। तो दूसरे देशों में, बहुत सारे देशों में ऐसी व्यवस्था है कि वो उस देश में या भारत में खुले ही ना, कोई खोलने की कोशिश करे, और अगर कोई देखने की कोशिश करे या गेम खेलने की कोशिश करे तो वो अलर्ट उसके पास आ जाए कि आप अपराध कर रहे हैं, आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं, आपके खिलाफ गंभीर अपराध हो सकता है, जो व्यवस्था दूसरे देशों में है। संभव जी बिल्कुल। देखिए, अवेयरनेस से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिस तरह से साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल यहाँ पर हमें बता रहे हैं, और इनसे कई बार ऑफ द रिकॉर्ड भी हम डिस्कस आउट करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं से मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कई बार हम इस पर बात करते हैं कि गेम ऑफ स्किल्स एक होती है और गेम ऑफ स्किल्स है, गेम ऑफ चांस नहीं है। तो पहले तो मैं दर्शकों के लिए, क्योंकि अवेयरनेस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इसलिए मैं पहले पवन दुग्गल सर से ही पूछना चाहूंगा। सर, सबसे पहले तो गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस क्रिस्टल क्लियर करके दर्शकों को समझाएं। जो बारीक लाइन है गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस के बीच जो बारीक लाइन है वो है क्या सर? देखिए, जब हम कोई भी गेम खेलते हैं, गेम के कई सारे पहलू होते हैं।
कई बार तो ऐसा होता है कि आप गेम खेलते हैं लेकिन आपका नियंत्रण नहीं होता कि गेम का अल्टीमेट रिजल्ट क्या आने वाला है। तो जब आपका कोई नियंत्रण नहीं होता तब हम उसे गेम ऑफ चांस बोलते हैं, क्योंकि सब कुछ आप चांस पर खेल रहे हैं। लेकिन जहां पर आपकी जो काबिलियत है वो सामने नजर आती है, आपकी जो कैपेसिटी होती है, आपका एक्सपीरियंस होता है, उसके बेसिस पर आप जब गेम खेलते हैं तो आप गेम के परिणाम को, आउटकम को प्रभावित कर पाते हैं, तब हम उसे गेम ऑफ स्किल बोलते हैं। पारंपरिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट कहता है, आया है कि साहब अगर आप गेम ऑफ स्किल खेलते हैं जी। तो वो कानून के दायरे में आता है। लेकिन द मोमेंट आप गेम ऑफ चांस खेलने लग जाते हैं तब आप पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट में, गैम्बलिंग की परिभाषा में आप आ जाते हैं, तो कानून का आप उल्लंघन करते हैं। अधिकांश लोगों को लगता नहीं है कि गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल में आप डिस्टिंक्शन कहाँ लेकर आए। लेकिन कोई भी गेम को शुरू करने से पहले अगर उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें और पता लगाएं कि साहब इसमें निर्णय कैसे आने वाला है, वो काफी हद तक आपको बता देगा कि क्या ये गेम ऑफ चांस है या गेम ऑफ स्किल है। अगर आपका कितनी भी बढ़िया स्किल हो गई लेकिन उस स्किल के बावजूद भी आप उस गेम पर कोई, उसके आउटकम पर कोई नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, तो वो गेम ऑफ चांस ही माना जाएगा और कानून के दायरे में आ जाएगा। हाँ, गेम ऑफ स्किल को उन्होंने फिलहाल मान्यता प्रदान कर रखी है, अभी तक के जो फैसले आए हैं। लेकिन ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, ये तो धड़ल्ले से लोगों को आप एक नए प्रकार का अफीम के साथ अवगत करा रहे हैं। चीन में क्या हुआ करता था, चीन में बहुत सारी उगाई होने शुरू हुई ओपीएम की, लेकिन उसकी डिमांड नहीं होती थी, तो उन्होंने एक नया बिजनेस मॉडल शुरू किया। लोगों को छोटी छोटी क्वांटिटीज अफीम की मुफ्त में बांटनी शुरू करी। लोगों ने मुफ्त में खरीदी और ली, उसका यूटिलाइजेशन किया, और एक बार जब लोगों को आदत लग गई फिर लोग लगातार अपने पैसे देकर भी उस अफीम को चीन में खरीदने लग गए। ये फिलहाल जो ऑनलाइन गेमिंग जो चल रहा है भारतवर्ष में, ये भी अफीम वाली एनालॉजी के साथ लगभग मैच खाता है। शुरू में आपको प्रलोभन दिया जाता है, आपको बड़े सद्भाग दिखाए जाते हैं और आपको लगता है कि साहब मेरी रोजमर्रा के जीवन की टेंशन से बाहर निकलने का ये सबसे बड़ा विकल्प है। लेकिन एक बार आपको लत लग जाती है, आदत लग जाती है, फिर आप अपने पैसे खर्च करके अपना आप गेम्स खेलते हैं। पैसे ना हो तो दूसरों के पैसे खर्च करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस लत से बाहर नहीं आ पाते। तो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस की जो बारीकियां हैं, वो मुझे लगता है लोगों को समझने की आवश्यकता है। एलन राव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एलन राव साहब, अभी का जो कानून है, क्या आप मानते हैं कि जो कानून अभी ऑनलाइन गेम्स को लेकर है वो काफी है, या वाकई उसमें कुछ और प्रावधान बनाने की कोशिश की जानी चाहिए जो कि सरकार कर रही है? कानून सक्षम है अपने आप में और बड़ा डिस्टिंग्विश किया है। दुग्गल साहब ने बता दिया कि गेमिंग क्या है, जुआ क्या है और गेम ऑफ स्किल क्या है। अब जहां पर देखना है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है वो मैक्सिमम केसेस में वो गेमिंग के उसमें आती है, गेम ऑफ चांस के उसमें आती है। सवाल ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना जरूरी, कितना प्रभावपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक है तो कानून में थोड़ा सा ये है कि बेलेबल है ये, और इस बेलेबल को नॉन बेलेबल किया जा सकता है ताकि सख्ती हो, और खासतौर से उन लोगों पर ज्यादा सख्ती हो, गरीब लोग ना हो जो बहुत ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, उनके ऊपर सख्ती हो तो ज्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा और उन्हीं को डिस्करेज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनके जो पैसे तो वो लोग कमा रहे हैं, जो कंपनी वाले जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी करा रहे हैं, लूट रही है आम पब्लिक प्रभावित हो रही है। बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं और कोई आदमी, और इससे क्राइम भी बढ़ता है, क्योंकि जो आदमी ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में आ गया वो पैसा जब कहीं खराब हो जाता है तो फिर वो लूटपाट शुरू करता है, कहीं गेमलिंग के बाद में फिर वो दूसरे और जो क्राइम है उनको प्रभावित करता है और वो क्राइम बढ़ते हैं फिर। तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा इसमें ये ऑनलाइन गेमिंग या गैम्बलिंग एक्ट को थोड़ा सा और सख्त करने की जरूरत है, और खास तौर से शिकंजा उन कंपनीज पे कसने की जरूरत है जो ऑनलाइन गेमिंग के नाम से बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उनके ऊपर सरकार को बड़ा ध्यान देना चाहिए और वो देखना चाहिए कि किस प्रकार से कानून का उल्लंघन खुलेआम कर रहे हैं, उनके कानून की जो खामियां हैं उनको उनका फायदा उठा रहे हैं। तो ये इसलिए ये बात यहाँ पर संभव इसलिए उठ रही है क्योंकि जो महादेव सट्टा ऐप है, करीब 2-3 साल से ये मामला चल रहा है, और इस मामले में जो बीच का करियर है उसने कहा कि भाई मैंने जो ये मालिक है महादेव सट्टा ऐप का, वहां से पैसा लिया और भारत में किसी को पैसा पहुंचा दिया।
तो मुझे जेल में डाल दिया, जिसने पैसा दिया और जहां पर पहुंचाया वो दोनों मजे कर रहे हैं, और मैं बीच में बैठा हूं, मैं जेल में बैठा हूं। तो ये जो कानून की जो परिभाषा है, बारीकियां, ये भी तो जिम्मेदार है ना। जी बिल्कुल, देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पिछले कुछ सालों में इसका काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, और खासकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम्स को रोकने के लिए हुआ है। और जहां भी बीच की मीडिएटर्स ने या पैसा किसी भी तरह से बाहर गया या हवाला ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो स्वाभाविक है, वो जांच के दायरे में है, और प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसी एजेंसीज उसकी जांच भी कर रही हैं, और मामला कोर्ट में चल भी रहा है। लेकिन पॉइंट यही है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, जहां उसमें जब मनी इन्वॉल्व है, और खासकर जिस तरह से पवन दुग्गल सर बता रहे हैं कि गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस, इसका अंतर तब पता चलेगा जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ेंगे, उस खेल की, उस पर्टिकुलर खेल की जो खेलने जा रहे हैं। और उसमें पैसा अगर इन्वॉल्व है तो स्वाभाविक है वो बैंड है इस समय भारत में, और अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो ये उसकी टर्म्स और कंडीशंस बताएंगी कि क्या वो गेम ऑफ स्किल्स है या गेम ऑफ चांस है। और उसके बाद क्योंकि एक तरह से टर्म्स ऑफ कंडीशंस को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ें, और प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि आमतौर पे ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये अंग्रेजी में लिखी हुई होती हैं, और गेम खेला जा रहा है वहाँ पर जहाँ जिन लोगों को शायद अंग्रेजी उनकी सेकेंडरी या टर्शरी लैंग्वेज है, या अंग्रेजी उन्हें नहीं आती है, वो आमतौर पे टर्म्स ऑफ कंडीशंस पे ध्यान नहीं देते, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पे ध्यान नहीं देते, और टिक करते हुए चले जाते हैं, और अपने जितने भी परमिशंस हैं वो दे देते हैं। और उस तरीके से डेटा थेफ्ट तो एक बड़ा मुद्दा है ही, हम लोग लगातार डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग और कहीं ना कहीं टेरर फाइनेंसिंग जो केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में बताया है, उसका शिकार भी